नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं पैट 2026 की, क्योंकि सबको पता है पैट 2026 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में चाहे लोअर पीसीएस हो और सबसे बड़ी वैकेंसी जो वीपीओ की आने वाली है, तो अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो तो आपको पैट अच्छे से देना ही होगा। बिना पैट में 70 नंबर लाए आप मेंस दे ही नहीं पाओगे। तो अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो तो आपको पैट अच्छे से देना ही पड़ेगा। अब पैट की क्लासेस मैं यहाँ रेगुलर चला रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ बता रखी हैं। देखिए, एक बार मैं आपको अगर सिलेबस दिखा दूँ तो देखो, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक सभ्यता पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको गौतम बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, इसके अलावा मराठा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य बचा है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इन्हें एक एक दो वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको बता दूंगा। तो अभी हम इतना सब पढ़ चुके हैं। अभी हम ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव और ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न इंडिया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर अगली क्लासेस में भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे और जो है फिर अर्थव्यवस्था, संविधान, इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा जीएस है उसे हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो अगर आप पैट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल को फॉलो करो, यहाँ पर आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग वीपीओ की तैयारी भी कर सकते हो। वीपीओ के भी प्रॉपर बैचेस यहाँ चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप वीपीओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ। तो आधुनिक भारत में जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। छोटा सा टॉपिक है जिसे हम 10-15 मिनट की क्लास में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। देखो, यूरोपियन लोग जो भारत आए उसे हम पढ़ते हैं यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन विषय के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो यूरोपियन लोग भारत आए हैं इनको यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लो आप लोग कि यूरोपियन लोग भारत आए क्यों। तो यूरोपियन लोग भारत इसलिए आए हैं जिससे ये भारत के साथ व्यापार कर सकें। किस चीज़ का व्यापार कर सके, तो बेसिकली भारत की दो चीज़ें बड़ा ही फेमस थी। पहली थी मसाले और दूसरा था यहाँ का सिल्क, ठीक है। सिल्क जो था वो स्टेटस सिंबल था, क्योंकि सिल्क बहुत ही रॉयल माना जाता था, इंडिया का बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी का होता था। इस वजह से अंग्रेज लोग इंडियन सिल्क को यूज़ करते थे और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाते थे। रही बात मसालों की, तो मसाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज करते थे लंबी लंबी समुद्री यात्राएं, यूरोपियन लोग लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते थे। तो मसाले उनके शरीर को गर्म रखते थे, क्योंकि जितने भी मसाले होते हैं सबकी तासीर गर्म होती है। दूसरा, वो मसाले में लपेट करके मांस को अचार की तरह बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। तो दो चीज़ें थीं जिसकी वजह से ये लोग भारत में आए और उन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, जिनमें पहली चीज़ थी मसाले और दूसरी चीज़ थी कपड़े। कुल मिला के भारत में आए और उन्होंने भारत के साथ व्यापार किया और धीरे धीरे करके भारत को अपने अंडर कस्टडी ले लिया, भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया। वो कैसे किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई। तो ये इनका क्रम है, ये क्रम आप लोग याद रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये क्रम आपको याद रखना है, पेपर में ये क्रम आ सकता है इनको लगाने के लिए कि बताइए यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आए हैं? सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश, अंत में फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश भी आए, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पेपर में आ सकता है। अब इनमें भी जो सबसे पहले आए हैं वो कौन है भैया? तो वो है सबसे पहले हमारे पास पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पुर्तगाली कहाँ से आए थे? तो ऑब्वियस बात है पुर्तगाल से ही आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में आने का जो पहला प्रयास किया वो किया बार्थोलोम्यो डियास के द्वारा। बार्थोलोम्यो डियास, देखिए स्टोरी इसके पीछे बहुत लंबी है, ठीक है। स्टोरी इसके पीछे बहुत लंबी है कि कैसे स्पेन के राजा ने भारत की तरफ अभियान करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा। कुछ असफल रहे, कुछ आधा अभियान कर पाए, कुछ पूरा अभियान कर पाए। वो स्टोरी पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो स्टोरी पेपर में नहीं आएगी। हम यहाँ बात करेंगे केवल टू द पॉइंट चीज़ों की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो भारत में आने का जो पहला प्रयास किया था वो किया था 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज ने, ठीक है। कब किया था? 1487 में, ठीक। ये आपको याद रखना है, बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 में पहला प्रयास किया था, ठीक। लेकिन ये भारत पहुंच नहीं पाया। ये कहाँ तक पहुंच गया था? तो ये स्पेन से होता हुआ
यूरोप से होता हुआ आगे बढ़ा और कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा अफ्रीका में, और अफ्रीका में कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी कहाँ पहुंच गया, तो ये पहुंच गया केप ऑफ गुड होप में, जिसे आज हम जैसे हिंदी में कहते हैं उत्तम आशा द्वीप। ठीक है, ये आज के समय में कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये कहाँ पे पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप तक यात्रा करी किसने, बार्थोलोमेव डियाज ने। इसके आगे इसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो ये वहीं से वापस लौट गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1492 में दूसरा जो प्रयास किया वो किया था कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने दूसरा प्रयास किया भारत आने का, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से भारत की तरफ चला, लेकिन भारत की तरफ ना जाकर के वह पश्चिम दिशा है उसकी ओर चला गया, और पश्चिम दिशा की ओर जाकर के वह भूलवश खोज कर बैठा, किसकी, भूलवश खोज कर बैठा अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से कर दी। ठीक है, कोलंबस ने इसकी खोज गलती से कर दी। एक्चुअल में कोलंबस आ रहा था इंडिया, बट हवाओं के माध्यम से पश्चिम दिशा में चला गया। यूरोप के पश्चिम में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा अमेरिका महाद्वीप, तो अमेरिका में गलती से पहुंच गया। कुल मिला के ध्यान रखना, ये भी भारत आने के लिए प्रयास कर रहा था, बट ये भी असफल हो गया। तीसरा जो प्रयास किया है साथियों, वो किया है 1498 में, और 1498 में जो प्रयास किया है, जो सफल प्रयास था, ये करने वाला व्यक्ति कौन है, ये है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के लिए यात्रा पर निकला। ये पहले उत्तम आशा द्वीप पहुंचा, और उत्तम आशा द्वीप से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इसको अब्दुल मनीज नामक एक गुजराती व्यापारी मिला साउथ अफ्रीका में, जिसके माध्यम से उसको अपना एक तरीके से गाइड बना करके ये भारत में आया। और भारत में कहाँ आया वास्को डिगामा, 1498 में भारत आया। भारत कहाँ आया, ये आया मालाबार तट पे। ठीक है, मालाबार तट पे आया, जो पड़ता है केरल राज्य में। ये यहाँ उतरा। इस समय यहाँ का जो राजा था वो था हिंदू राजा जमोरिन। तो जमोरिन ने इस विदेशी नागरिक का स्वागत किया भारत की धरती पर। ठीक है, और कालीकट बंदरगाह पर ये पहुँचा था। ठीक है, केरल में भी कहाँ पहुँचा था, ये पहुँचा था कालीकट पे। सब लोग जानते हैं, बेसिक बात है। तो कालीकट के तट पर ये उतरा, ठीक है, केरल में, और यहाँ का राजा था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, जब ये भारत आया तो इसने यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा, और बहुत सारे काम इसने यहाँ किए, और बहुत सारा लाभ इन्होंने यहाँ कमाया। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी कंपनी का नाम दिया, ठीक है, इनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी, इसको इन्होंने नाम दिया एस्टाडो द इंडिया। ये इनकी कंपनी थी। ठीक है, पुर्तगाली लोगों की। इसके बाद साथियों, पुर्तगालियों ने लगाई भारत में पहली फैक्ट्री, याद रखना। इसके बाद इन्होंने लगाई भारत में पहली फैक्ट्री। ठीक, तो पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने भारत में लगाई, कहाँ लगाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो सब लोग जानते हैं, इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी कोचीन में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियन कंपनियों में, जितनी भी यूरोपियन कंपनियां हैं, इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आने के बहुत हाई चांस है। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में। अच्छा, इस फैक्ट्री में बनता क्या था, तो इस फैक्ट्री में बनता कुछ नहीं था। ये इनके बेसिकली रुकने का स्थान था, जहाँ पर ये लोग रुकते थे, अपने साथ लाए गए पैसों को, मुद्राओं को, सोने चांदी को सुरक्षित रखते थे, और अपने द्वारा जो सामान भारत से खरीदा गया है उसको वहाँ सुरक्षित रखते थे। एक तरीके से इनके रुकने का स्थान था, एक तरीके से होटल था, जहाँ पर ये अपना सामान, रुपया पैसा, सोना चांदी सुरक्षित रखते थे। क्योंकि उस समय में जो व्यापार होता था वो सोने चांदी में होता था, जिसको बुलियन कहा जाता था। उस समय में ऐसी कोई इंटरनेशनल करेंसी तो थी नहीं डॉलर की तरह, जो पूरी दुनिया में चल रही है। तो उस समय में जो व्यापार होता था वो काय में होता था, सोने चांदी में होता था। यानी ये लोग भारत को सोना चांदी दे रहे थे, और बदले में भारत से गरम मसाला, काली मिर्च, इसके अलावा कपड़ा खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये मेनली सारा कुछ यहाँ पर चल रहा था। तो ये है इनकी भारत में पहली फैक्ट्री। अब चूंकि भारत में फैक्ट्री लग गई, तो पुर्तगालियों की ओर से यहाँ पर बनाए गए गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले पुर्तगाली गवर्नर आए वो आए 1505 में, जो आपको याद रखना है। 1505 में यहाँ पर पहले पुर्तगाली गवर्नर आए। ठीक, पहले
पुर्तगाली गवर्नर 1505 में आए, और उन गवर्नर का जो नाम है वो है फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आए, और इन्होंने जो पॉलिसीज़ चलाई वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो इनके द्वारा पॉलिसीज़ चलाई गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम करे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखने हैं। पहला इन्होंने काम किया, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जिसे हम कहते हैं शांत जल की नीति। इन्होंने शांत जल की नीति का पालन किया। शांत जल की नीति क्या थी, इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा, जो भी उस समय के राजा थे, जो भी उस समय के मुग़ल राजा थे, ठीक है, उनसे इन्होंने इस तरीके की संधि करी कि आप हमें ज़मीन पर परेशान मत करो, हम आपको पानी में परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि पुर्तगालियों का मानना था कि हम समुद्र के राजकुमार हैं, हो सकता है आप हमें ज़मीन पे परेशान कर लो क्योंकि ज़मीन पे आप ताकतवर हो, लेकिन जब आप पानी में उतरोगे तो पानी में हम ताकतवर हैं। तो जल को शांत रहने दो, ठीक है, आप हमें ज़मीन पर परेशान मत करो, हम आपको पानी में परेशान नहीं करेंगे, और यही पॉलिसी कहलाई शांत जल की नीति, ठीक है ना। इन्होंने कार्टेज व्यवस्था प्रारंभ की। कार्टेज व्यवस्था इन्होंने शुरू की। कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे जहाज़ों को एक साथ भेजा जाता था, और एक तरीके का लाइसेंस शुल्क वसूलते थे पुर्तगाली लोग सभी उन जहाज़ों से जो कि समुद्र में जाते थे। तो एक तरीके से इन्होंने जो अपना साम्राज्य है वो ज़मीन पर ना बना करके कहाँ बनाया साथियों, समुद्र में बनाया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे गवर्नर आए उनका नाम है अल्बुकर्क। जो सेकंड गवर्नर हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, जो सेकंड गवर्नर है उनका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये द्वितीय गवर्नर हैं भारत में पुर्तगालियों की तरफ से, और इन्हीं को कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। याद रखना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण। अल्बुकर्क ने ऐसा क्या किया जिन्होंने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं? तो साथियों, उन्होंने 1510 में गोवा को जीता, और गोवा एक बार जब इन्होंने 1510 में जीत लिया तो ये भारत की आज़ादी के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहा, और अभी भी गोवा में पुर्तगाली प्रभाव देखने को मिलता है। और बाद में 1540 के आसपास पुर्तगालियों ने गोवा को अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया। अल्बुकर्क ही वो व्यक्ति था जिसने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। भारतीयों से विवाह की नीति, यानी यही वो व्यक्ति था जिसने कहा कि अगर आपको लंबे समय तक भारत में रहना है तो हम विदेशी बन के नहीं रह सकते, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने होंगे। इसीलिए अल्बुकर्क ने इस बात पे जोर दिया कि पुर्तगाली युवक यहाँ की महिलाओं से शादी करें। जब यहाँ की महिलाओं से शादी कर लेंगे तो दामाद बन जाएंगे, और दामाद का रुतबा बहुत होता है ना। तो जब आप उनके दामाद बन जाओगे तो फिर वो आपको विदेशी नहीं मानेंगे, तो आप बहुत लंबे समय तक यहाँ पे शासन कर सकते हो। इसीलिए अल्बुकर्क को कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क ने ही 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज को भी जीत लिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद 1529 में गवर्नर बनते हैं नीनो डी कोन्हा। तो तीसरे गवर्नर है, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तीसरे गवर्नर जो है, जो थर्ड गवर्नर है, उनका नाम है नीनो डी कोन्हा, है ना। तो नीनो डी कोन्हा जो है ये गवर्नर है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इन्होंने क्या किया, गोवा को पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाया, यानी गोवा को बनाया अपनी राजधानी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 1535 में इन्होंने द्वीप पर और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया, ठीक, और ये सारे काम इनके द्वारा करे गए। अब हम इसमें देखते हैं पुर्तगालियों की देन क्या है। पुर्तगालियों की भारत को देन, कि पुर्तगालियों की वजह से भारत को क्या क्या मिला, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पुर्तगालियों की वजह से, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तंबाकू। तंबाकू भारत में कौन लाए? पुर्तगाली लेकर के आए। आलू भारत में कौन लाए? पुर्तगाली लेकर के आए। सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाए? प्रिंटिंग प्रेस भारत में
पुर्तगाली लोग लेकर के आए। ठीक है, हाँ ठीक। तो और टमाटर, ठीक है, बहुत सारी फसलें जो है भारत में लेकर के आए कौन? पुर्तगाली लोग भारत में लेकर के आए, जो आपको याद रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद जो अगले यूरोपियन भारत में आए हैं साथियों, वो हैं डच। डच में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अगले हैं हमारे पास डच। डच सबसे पहले कहाँ के निवासी हैं? तो डच वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी हैं। उस समय नीदरलैंड नहीं होता था, उस समय होता था हॉलैंड। तो ये हॉलैंड के निवासी थे और वर्तमान में इस हॉलैंड को कहा जाता है नीदरलैंड। तो यहाँ के निवासी थे। पहला डच यात्री जो भारत आया उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन, याद रखना। प्रथम डच यात्री जो भारत आया उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। कार्ने क्या रख दिया मैंने? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन पहला वो व्यक्ति था, पहला हम कहेंगे डच यात्री था जो भारत में आया। इनकी डच कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, या वेरिंग दे ओस्ट इंडीज़ नाम से इन्होंने कंपनी बनाई। ठीक है, और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो आप लोग याद रखना। इनकी जो प्रथम फैक्ट्री है वो आपको याद रखनी है। इनकी जो प्रथम फैक्ट्री है जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों के द्वारा भारत में लगाई गई, वो लगाई गई 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, ये आपको याद रखना। मसूलीपट्टनम में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाई गई। ठीक, हाँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए, और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो इतना महत्वपूर्ण हो, इसको आप लोग याद रखिएगा, बस यही है इसमें। एक लास्ट पॉइंट आप इसमें नोट करना चाहें या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, वो है वेदरा का युद्ध, या जिसे चिनसुरा का युद्ध भी कहते हैं, उसे आप नोट कर लो। जैसे पेपर में पूछा जाता है भारत में डच शक्ति का अंत किस युद्ध से हो गया, तो एक युद्ध है जिसे हम कहते हैं वेदरा का युद्ध। ठीक है, भारत में डच शक्ति का पतन या डच शक्ति का अंत किस युद्ध से हो गया? तो भारत में डचों का अंत 1759 में हुए वेदरा के युद्ध से हो गया, जिसमें अंग्रेजों ने इनको पराजित कर दिया और इनकी कहानी हो गई साथियों समाप्त। ठीक है, तो बस यही आपको इसमें याद रखना है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद अगर हम देखें साथियों, तो इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की। जो केवल महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको वही बताई हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर का ज्ञान मैंने आपको नहीं पेला है जो पेपर में आए ना। ठीक है, तो केवल काम की चीज़ें ही हमने देखी हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की। चलिए, अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ों का क्या प्रभाव है भारत में, तो खैर अगर अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज़ ही हैं जो भारत में शक्ति को टेक ओवर कर लेंगे और फाइनली अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। तो ये अंग्रेज ही हैं। अंग्रेज़ों में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों में जो कंपनी है इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए इसी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सब लोग जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो कंपनी बनाई गई इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का जो पूरा नाम था ये था गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ये कंपनी का नाम है गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ करके कंपनी थी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका एक और शॉर्ट नाम था जिसे हम कहते थे जॉन कंपनी। तो चाहे जॉन कंपनी कह लो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, चाहे द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो स्थापना हुई है इस कंपनी की, ये हुई है दिसंबर सन 1600 में। दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, बाद में ये लोग, अब अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि हम भी भारत के साथ व्यापार करें, क्योंकि इनसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आ चुके हैं, इनसे करीब करीब 100 साल पहले 1498 में, यानी करीब करीब 102 साल हो चुके हैं।
102 सालों से व्यापार कर रहे हैं पुर्तगाली लोग और बहुत सारा रुपया कमा रहे हैं। पुर्तगाली लोगों ने भारतीय सामान को बेच बेच करके बहुत रुपया कमाया। तो अंग्रेजों के मन में विचार आया कि जो काम पुर्तगाली कर रहे हैं वो काम हमें भी करना चाहिए। इसीलिए पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, इसीलिए पुर्तगाली लोगों को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने विचार किया कि हम भी जो है वही काम करेंगे जो पुर्तगाली कर रहे हैं, और ये इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों सन 1600 में स्थापना की गई, किसकी? सन 1600 में स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, हाँ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है उस समय की रानी एलिजाबेथ के पास, और एलिजाबेथ के पास जाकर के ये लोग कहते हैं कि हमें भारत में व्यापार करने की या पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और ना केवल अनुमति दी जाए बल्कि पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया जाए। 15 वर्षों का एकाधिकार, कि हम जब पूरब के साथ व्यापार करेंगे तो कोई और कोई कंपनी इंग्लैंड से व्यापार करने नहीं जाएगी, केवल हम ही जाएंगे। तो एलिजाबेथ ने इनको 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया और फाइनली इन लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। भारत के अगर हम बात करें तो जो पहला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आया 1608 में, उस अंग्रेज का नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जो पहला अंग्रेज भारत में आया 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस भारत में आया 1608 में, और इस समय भारत पर शासन था अकबर के पुत्र, जिसका नाम है जहांगीर। तो 1608 में ये भारत आया। अच्छा, भारत में कहाँ आया? तो हॉकिंस भारत में आया सूरत में। जब ये वहाँ से चला था तो उस समय भारत पर शासन था अकबर का, लेकिन जब ये भारत में पहुँचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और इस समय भारत पर शासन कर रहा था अकबर का पुत्र, जिसका नाम है जहांगीर। तो ये जहांगीर से मिलने के लिए पहुंचा कहाँ? आगरा में, और आगरा में जाकर के इसने जहांगीर को दुनिया भर के उपहार दिए, बहुत सारी चीज़ें दी और उनसे मुलाकात करी। ठीक है, और उनसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। ठीक है, 1611 में इनको पहली अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी मिल गई। पहली अस्थायी फैक्ट्री थी तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1613 में इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोली। पहली स्थायी फैक्ट्री, तो पहली स्थायी फैक्ट्री जो इनके द्वारा खोली गई वो खोली गई 1613 में। कहाँ खोली गई? सूरत में। इस फैक्ट्री के खुलने के साथ ही पुर्तगाली लोगों ने मुगलों पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया कि देखो हम आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप अंग्रेज़ों को, इंग्लैंड के लोगों को भारत में आने की अनुमति क्यों दे रहे हो, इंग्लैंड के लोगों को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे हो। क्योंकि पुर्तगाली लोग इनसे सीनियर हैं, वो 100 साल पहले आ चुके हैं, और पुर्तगाली लोग जो है वो सुरक्षा भी देते थे मुगलों के जहाज़ को। और जब अंग्रेज भारत में आ गए और अंग्रेज़ों को भी फैक्ट्री खुलने की अनुमति मिल गई 1613 में सूरत में, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक नगर था, तो इस वजह से पुर्तगाली लोगों को बड़ा बुरा लगा, और यहीं से अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों में एक युद्ध का बीज पड़ गया, जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ठीक, तो पहली स्थायी फैक्ट्री जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई वो की गई साथियों 1613 में। इसके बाद अगर हम देखें इन्होंने क्या क्या किया है, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो किया 1640 में इन्होंने मद्रास में एक किला बनाया जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1640 में अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किले पेपर में पूछे जाते हैं, इसको बनाया गया। कहाँ बनाया गया साथियों? इसको मद्रास में बनाया गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा मद्रास में अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए, अपने व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए 1640 में सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, और ये जो इन्होंने किला बनाया है ये किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसी किले के चारों ओर हम देखेंगे चेन्नई नामक शहर की स्थापना होगी। ठीक है, तो मद्रास में ये जो है स्थापित किया गया, मद्रास। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इन्होंने ये किला बना लिया। इस तरीके के अंग्रेज बहुत सारे किले बनाएंगे। इस तरीके के जो है वो किले बंगाल में भी बनाएंगे, मद्रास में भी बनाएंगे, बम्बई में भी बनाएंगे, बहुत सारे किले इस तरीके के वो बनाएंगे जिससे उनका व्यापार सुरक्षित हो सके। ठीक है,
1661 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1661 में क्या होता है, अंग्रेजी राजा जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, ठीक है, 1661 में अंग्रेजी राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी, अंग्रेजी राजा चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, इन दोनों की शादी हो जाती है। यानी चार्ल्स सेकंड ये कहाँ के थे, ये थे ब्रिटेन के, यानी ये इंग्लैंड के जो है राजकुमार थे, और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों की हो गई शादी। जब इन दोनों की शादी हो गई तो इन दोनों के बीच, इन दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी चल रही थी वो थोड़ा सा रुक गई, और चूंकि शादी हो गई तो फिर दहेज भी मिला। दहेज किसको मिला भाई, दहेज मिलता है वर पक्ष को, तो ब्रिटेन को दहेज मिला, और दहेज में क्या मिला, बंबई बंदर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बंबई बंदरगाह, बंबई नामक शहर ब्रिटेन को दहेज में दे दिया। किसने दे दिया, पुर्तगालियों ने। याद रखना, बंबई को बसाने वाले लोग कौन थे, बॉम्बे को बसाने वाले लोग थे पुर्तगाली, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। बॉम्बे क्या था, बॉम्बे एक मछुआरों की बस्ती थी, जिसको विकसित किया किसने, जिसको विकसित किया साथियों पुर्तगालियों ने। बाद में पुर्तगालियों ने इस बस्ती को दहेज में दे दिया, किसे, ब्रिटेन को। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किस तरीके से प्राप्त हुआ बंबई अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को बंबई किसी युद्ध में या किसी संधि में नहीं मिला है, तो याद रखना ये इन्हें मिला है दहेज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं तो ये इनको दहेज में मिल गया, काफी महत्वपूर्ण चीज है। और जब दहेज में मिल गया तो अंग्रेजों ने इसको बसाया, और इतना बसाया कि आने वाले टाइम में जो है बंबई अंग्रेजों की राजधानी बना, व्यापारिक राजधानी का केंद्र बन गया, ठीक है ना। 1669 में गेराल्ड अंगियार ने आधुनिक बंबई की नींव डाली, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और 1687 में बंबई हेडक्वार्टर बन गया। 1687 में बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बना, यानी सारे का सारा जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से होने लगा, यानी इनको इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और इसके बाद जो है साथियों, थोड़ा सा हम बंगाल की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुई 1717 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के शासक फारूक सियार ने, फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार, जब 1717 में बंगाल के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की, ठीक, तो उस मुलाकात के बाद एक संधि हुई, और उस संधि के अंतर्गत फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान पत्र जारी किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1717 में फारूक सियार ने कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल में व्यापार करने हेतु एक फरमान जारी किया, जिसको हम लोग नाम देते हैं दस्तक, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं दस्तक। इस दस्तक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर उन्होंने ऑफर किया, यहाँ पर ऑफर किया फारूक सियार ने कि अगर आप हमें सालाना 3000 रुपया दो तो आप बंगाल, बिहार और ओडिशा में, ठीक है, बिल्कुल आसानी से व्यापार कर सकते हो, यानी आपको बार बार टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक मिशन जिसका नाम था जॉन शर्मन, तो जॉन शर्मन मिशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल के शासक फारूक सियार से मिला। उस समय फारूक सियार के एक फोड़ा निकला हुआ था, एक गंभीर फोड़ा निकला हुआ था, जिसका वो इलाज करा रहे थे, बट वो सही नहीं हो रहा था। जब वो फोड़ा निकला तो जॉन शर्मन के साथ एक सर्जन भी था, एक जर्रा भी था जो चीर फाड़ करता है, उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन।
डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूक सियार के उस फोड़े को सही कर दिया। इस बात से फारूक सियार इतना खुश हुआ कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे ऑफर दे डाले। उनमें एक इम्पोर्टेंट ऑफर ये था कि 3,000 रुपया वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि आप एक बार में एक मुश्त 3,000 रुपया दे दो, उसके बाद बंगाल में तुम्हें जितना व्यापार करना है, फिर तुम चाहे 1 रुपए का व्यापार करो या 1 लाख का व्यापार करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक बार में 3,000 रुपया दे दो और बंगाल में जो व्यापार करना है आप करो। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। उस समय के बंगाल में आज का पूरा बंगाल, आज का पूरा बिहार, आज का पूरा ओडिशा और बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश का सम्मिलित होता था। तो इतने बड़े एरिया पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया फारूक सियार ने। पहले क्या होता था, आप जितना व्यापार करोगे उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपने ज़्यादा व्यापार किया है तो ज़्यादा टैक्स दोगे, कम व्यापार किया कम टैक्स दोगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कर दी गई बिल्कुल ख़त्म और कहा कि आप जो है सीधे सीधे हमें एक बार रुपया दो और पूरा फ्री ट्रेड करो बिना किसी दिक्कत के। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपया अगर दो तो सूरत में भी आप लोग 10,000 रुपया वार्षिक अगर आप दोगे तो सूरत में भी फ्री ट्रेड करो, सूरत में मुक्त व्यापार। तो आप देखो कि फारूक सियार क्या कर रहे हैं साहब। फारूक सियार जो है बंगाल में भी व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं और सूरत में भी मुक्त व्यापार करने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कंपनी के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और एक ऐसी चीज़ फारूक सियार ने करी जो बिल्कुल ही बहुत ही अजीब थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। वो फारूक सियार ने क्या किया? वो फारूक सियार ने किया कि बंबई में ढाले गए अंग्रेजी सिक्कों को बंगाल में चलाने की अनुमति दे दी। अब ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारूक सियार ने क्या कहा? फारूक सियार ने कहा कि ठीक है, जो सिक्के आप बंबई में ढाल रहे हो उन्हें आप बंगाल में भी चला सकते हो। देखो, सिक्का, एक कहावत है कि मेरा तो सिक्का चलता है वहाँ। सिक्का चलने का अर्थ क्या है? जिसकी पावर होती है। भारत में केवल भारत सरकार का सिक्का चलता है, किसी राज्य सरकार का सिक्का नहीं चलता। और भारत में अगर किसी राज्य का भी सिक्का चलेगा ना, इसका मतलब यह है कि वो राज्य भी भारत सरकार के बराबर ताकतवर है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। सिक्का केवल केंद्र का चलता है, राज्यों का कोई सिक्का या कोई नोट नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे फारूक सियार क्या कह रहे हैं कि आप जो बंबई में सिक्का ढाल रहे हो उसे बंगाल में चला लो। अब इससे होगा क्या? एक आम बंगाली को मैसेज ये जाएगा कि हमारे यहाँ तो दो लोगों का शासन है। एक सिक्का तो फारूक सियार का चल रहा है, मुगलों का, और दूसरा जो फारूक सियार है वो बंगाल के नवाब है, और दूसरा सिक्का चल रहा है किसका? अंग्रेजों का। यानी अंग्रेज भी राजा हैं और फारूक सियार भी राजा हैं। ये नहीं हो सकता, ये संप्रभुता पर हमला है। लेकिन फारूक सियार इसको समझ नहीं पाए और उन्होंने सिक्के चलाने की अनुमति दे दी। ये बहुत बड़ी घटना थी अंग्रेजी इतिहास में। और यहाँ से अंग्रेजों को महसूस हुआ कि जो काम बंगाल के नवाब कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। और उनके मन में पहली बार ये भावना आई कि क्यों ना बंगाल के नवाबों को हटा करके बंगाल पर स्वयं ही कब्जा कर लिया जाए। और ये जो दस्तक, जो फरमान था, ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसको इतिहासकार आर्म ने कहा है कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा। कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा, याद रखना। कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फारूक सियार के द्वारा दिए गए इस दस्तक को। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है अधिकार पत्र, जहाँ पर आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाए। जैसे संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? फंडामेंटल राइट, जिसमें हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं। वैसे ही कंपनी के इतिहास में कंपनी को सबसे ज़्यादा अधिकार कब मिले? जब फारूक सियार ने उनको
यहाँ पर अधिकार करने का, यहाँ पर शासन करने का, एक तरीके से अपने सिक्के चलाने का और मुक्त व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली जो कंपनी आ जाती है वो है डेन। डेनों का ऐसा कुछ खास है नहीं। डेनों में आप चाहें तो एक पॉइंट नोट कर लेना कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक पॉइंट में ख़त्म करता हूँ इनको। आगे है डेन। डेन मतलब डेनिस। ठीक है, डेनिस कौन? जो डेनमार्क के निवासी हैं वो डेनिस हैं। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? इनकी पहली फैक्ट्री लगी ट्रैंकोबार में, तमिलनाडु में। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? बस यही पॉइंट याद रखना है, ट्रैंकोबार, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डेन कहाँ के निवासी हैं? डेनिस के निवासी हैं, डेनमार्क के। ठीक है, ये डेनमार्क के निवासी हैं और इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए जो पहली फैक्ट्री लगाई वो कहाँ लगाई? ट्रैंकोबार में लगाई, जो पड़ता है तमिलनाडु में। और बाद में इन्होंने 1745 में ये फैक्ट्रियाँ अपनी सारी की सारी अंग्रेज़ों को बेच दी, तो इनका ऐसा कोई भी ऐतिहासिक महत्व तो इतना है नहीं। ठीक है, आगे आते हैं इसके फ्रांसीसी। चलो आगे आते हैं साथियों फ्रांसीसी। आगे आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कहाँ के निवासी हैं? तो ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, फ्रांसीसी निवासी हैं फ्रांस के। और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। याद रखना, इन्होंने जो अपनी व्यापारिक कंपनी बनाई उसका नाम क्या रखा? कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। पेपर में पूछा जाता है जब ये कंपनी बनी उस समय शासक कौन था? तो उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 14वें। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लुई 14वें के समय में ये पहली फैक्ट्री लगी। और देखो, अंग्रेजों की फैक्ट्री और फ्रांसीसी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा अंतर था। अंतर ये था कि अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो प्राइवेट थी, इसीलिए वो केवल फ़ायदे पर फोकस करती थी, उसके सारे के सारे कर्मचारी भी प्राइवेट थे। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी है, कंपनी द इंड ओरिएंटल, सरकारी कंपनी है और सरकार के अधीन है, तो सरकार का काम कैसा रहता है आप लोग जानते हो, एकदम ढीला ढाला। यही कारण रहा कि फ्रांसीसी लोग भारत में टिक नहीं पाए और अंग्रेज बहुत लंबे समय तक टिक गए। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर है इन दोनों में, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और पहली फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में लगाई गई। ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री जो लगाई, पहली फैक्ट्रियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी है। पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई गई और किसके द्वारा लगाई गई? फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक तो वो है फ्रैंको मार्टिन। याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन को कहा जाता है भारत में फ्रांसीसी बस्ती का संस्थापक। फ्रांसीसी बस्ती का संस्थापक हम किसको कहते हैं? फ्रांसीसी बस्ती का संस्थापक कहते हैं हम लोग फ्रैंको मार्टिन को। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि फ्रैंको मार्टिन ने एक वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार जिसका नाम था शेर खां लोदी, उससे उन्होंने एक छोटा सा गांव खरीदा। ठीक है, और उस गांव को खरीद करके उन्होंने वहां पर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की और उस बस्ती को उन्होंने नाम दिया पांडिचेरी। तो फ्रैंको मार्टिन कौन है? पांडिचेरी का संस्थापक है। पांडिचेरी कहाँ बना? पांडिचेरी जो है वो एक मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से खरीदा गया छोटा सा गांव था, जिसको फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी बस्ती के रूप में स्थापित किया। और ये थी भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी तक यहाँ पे फ्रांसीसी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार और माही और 1739 में कराईकल पर कब्जा कर लिया।
और फिर इन्होंने बहुत सारे जो है क्षेत्रों को जीता यहाँ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, पांडिचेरी में इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया फोर्ट लुई। ये आपको ध्यान रखना है। पांडिचेरी में इन्होंने क्या किया, एक फोर्ट बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया फोर्ट लुई, यानी एक किला। ठीक है। अच्छा, ये हर जगह किले क्यों बना रहे हैं? हमने देखा अंग्रेज भी किले बना रहे हैं, ये भी किले बना रहे हैं। तो किले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपने क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके। किससे सुरक्षा की जा सके? तो अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से, मुगलों से। ये सब क्या है, इनके दुश्मन थे। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करते थे और उस क्षेत्र को जो इन्होंने बसा लिया है उसके चारों ओर बड़ी बड़ी किले बंदी कर दिया करते थे, दीवारें खड़ी कर लिया करते थे। ठीक है। और फिर उसको जो है किला बना करके उसको नाम देते थे। तो इन्होंने अपने राजा के नाम पर, लुई 14वें के नाम पर जो है इसका नाम रखा, क्या, फोर्ट लुई। याद रखना। अब बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने जीता, जैसे कि मैंने बताया कि मॉरिशस जीता 1721 में, 1725 में माहे और 1739 में कराईकल इन्होंने जीता। लेकिन इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है वो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें कहा जाता है कर्नाटक वॉर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो है कर्नाटक युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध पहले जो ही पूछा जाए कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए, तो आप लोग याद रखना अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए हैं इन्हें कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद रखना। कितने युद्ध हुए हैं? युद्ध हुए हैं, कर्नाटक युद्ध हुए हैं 3। इनमें आपको याद क्या रखना है? तीनों में पक्ष तो 2 ही रहेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, लेकिन तीनों में आपको याद रखना है कि इनमें कौन कौन सी संधियां हुई। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है साथियों, ये हुआ है 1746 से 1748 के बीच में। 1746 से 1748 ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में पक्ष कौन से हैं? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही पक्ष हैं। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो इस युद्ध का जो अंत हुआ है साथियों, इस युद्ध का जो अंत हुआ है ये हुआ है एक्स ला शापेल की संधि से। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, हाँ, एक्स ला शापेल की संधि हुई है साहब, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या इसे एला शापेल की संधि भी कहते हैं। ये संधि 1748 में हुई है। आपको क्या याद रखना है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ और इसका अंत किस संधि से हो गया। बाकी इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पक्ष तो वही रहेंगे, इसमें पक्ष बदलने वाले नहीं है। इसके बाद होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। ठीक है, 1749 से 1754 तक। और इस युद्ध का जो अंत हुआ है, इस युद्ध का अंत किस संधि से हुआ है साथियों? तो इस युद्ध का जो अंत हुआ है ये हुआ है पांडिचेरी की संधि से। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, पांडिचेरी की संधि। तो पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ दूसरे कर्नाटक युद्ध का। और फिर आता है तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि हुआ है 1756 से 1763। और ये युद्ध अगर आप नोटिस करो तो 7 साल चला है, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। पेपर में खूब पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ और किसके मध्य हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है 1756 से 1763 और किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ है। ठीक है, कर्नाटक युद्धों में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है वांडीवाश का युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ही एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध जो हुआ है 1760 में। और ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध के बाद से फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। फ्रांसीसी शक्ति का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी संधि समाप्त हो गई, तो आप जवाब दोगे
वांडीवास का युद्ध। अब इसमें कौन कौन से पक्ष थे ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसमें जो लोग शामिल थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो फ्रांसीसियों की तरफ से जिन व्यक्तियों ने युद्ध लड़ा, जो इनका सेना नायक था, उनका नाम था काउंट डी लाली, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जिस व्यक्ति ने युद्ध किया उसका नाम था जनरल आयरकूट। तो आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें काउंट डी लाली पराजित हुए और आयरकूट जीत गए, ठीक है। और इस युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का अंत हुआ है पेरिस की संधि से, याद है, पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि से अंत हो गया साथियों तृतीय कर्नाटक युद्ध का, या हम कहें सप्तवर्षीय युद्ध का, ठीक है। हाँ, साथियों कर्नाटक युद्ध पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम आगे बढ़ेंगे तो बातचीत करेंगे बंगाल के नवाब के बारे में। बंगाल के नवाब। अब देखो ये जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट इसमें हम सभी जो नवाब हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, तो किस तरीके से अंग्रेज लोग पावर में आ रहे हैं उसी पर हम फोकस करेंगे। तो सारे के सारे नवाब पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नवाब हैं, जो फैक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पहला नवाब आपसे पूछ सकता है तो ये है मुर्शिद कुली खां, ठीक है, इनको आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे, तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं, वो है मुर्शिद कुली खां, ठीक है। इसके बाद गद्दी पर बैठे सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है अली वर्दी खां। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां थोड़े से महत्वपूर्ण है। अली वर्दी खां के देखिए अपना कोई पुत्र नहीं था, सारी की सारी पुत्रियां थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक बेटी के बेटे यानी अपने दोहित्र, दोहित्र मतलब देवता, जिसका नाम था सिराज उद दौला। तो इन्होंने क्या किया, सिराज उद दौला को बचपन से ही अपने पास रखा। सिराज उद दौला कौन है, सिराज उद दौला इनका दोहित्र है, यानी देवता है, यानी इनकी पुत्री का पुत्र है। तो सिराज उद दौला को इन्होंने अपने साथ रखा और इसको ट्रेंड किया कि आने वाले समय में मेरे बाद तुम ही गद्दी पर बैठोगे। अली वर्दी खां के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इनके द्वारा दिया गया एक कथन, जो कि इन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा था। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना, या हम कहें यूरोपियनों की तुलना, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, याद रखना, मधुमक्खी के छत्ते से की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका, ठीक है। इन्होंने कहा कि यूरोपियन जो लोग हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, अगर तुम इनसे छेड़ोगे तो ये तुम्हें काट काट के मार डालेंगे, और तुम इन्हें अगर अपना काम करने दोगे तो ये तुम्हें शहद देंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है साथियों अली वर्दी खां का, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अली वर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक गद्दी पे रहे, और उसके बाद गद्दी पर आ गया 5वें नंबर का नवाब, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो हम डायरेक्टली पढ़ेंगे किसको, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का समय बस 1 साल का है, 1756 में बैठे और 1757 में चल दिए, ठीक है। सिराजुद्दौला की हम बात करें तो सिराजुद्दौला किसके बाद गद्दी पे बैठे हैं, अली वर्दी खां के बाद गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठे तो इनके समय में बंगाल का खजाना खाली हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि बंगाल में जो टैक्स आ रहा था व्यापारियों से, उस टैक्स पर फारूक सियार ने जारी कर दिया था दस्तक। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फारूक सियार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दस्तक जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत वो 3000 रुपया साल में एक बार देते थे, और इस 3000 रुपया साल में एक बार दे करके पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करते थे, फ्री ट्रेड करते थे। यानी एक बार 3000 रुपया देना है,
फिर तुम जितना चाहे उतना व्यापार करो। जब इनसे अधिकारी लोग, सिराजुद्दौला के अधिकारी टैक्स वसूलने जाया करते थे तो इनके पास एक पर्चा रहता था जिसपे दस्तक और मोहर होती थी बादशाह की, मतलब बंगाल के नवाब की, जिसका मतलब होता था कि हम पहले ही टैक्स दे चुके हैं। पहले ये जो कॉपी होती थी दस्तक की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों तक रही। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो ये दस्तक की कॉपी छोटे अधिकारियों पर भी आ गई, और समय बीता तो ये दस्तक की कॉपी भारतीय व्यापारियों तक पहुंच गई। यानी एक ऐसी स्थिति आ गई जब दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, और दस्तक का दुरुपयोग का मतलब ये था कि अब बंगाल में कोई भी व्यापार जो हो रहा था सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हो रहा था, चाहे वो किसी का व्यक्तिगत व्यापार ही क्यों ना हो। यानी लोग अपना खुद का भी व्यापार कर रहे थे लेकिन नाम किसका हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इस नाते उन्हें छूट मिल जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले ही 3000 रुपए दे चुकी है। तो इससे स्थिति ये आ गई कि धीरे धीरे दस्तक का दुरुपयोग बढ़ने लगा, और दस्तक का दुरुपयोग बढ़ने से स्थिति ये आ गई कि बंगाल का खजाना खाली हो गया। जब बंगाल का खजाना खाली हो गया तो सिराजुद्दौला ने तय किया कि अब वो दस्तक प्रणाली कर देंगे समाप्त। जैसे ही दस्तक प्रणाली समाप्त हुई तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संबंध खराब हो गए, और ये संबंध इस हद तक खराब हुए कि सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया कलकत्ता पे, और कलकत्ता पर हमला करके 20 जून 1756 को एक घटना हुई। 20 जून 1756 को एक घटना हुई जिसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, या हिंदी में कहते हैं ब्लैक होल दुर्घटना। एक दुर्घटना जिसका नाम है ब्लैक होल दुर्घटना हुई, और ब्लैक होल दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 18 फुट बाई 14 फुट की एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 18 फुट बाई 14 फुट की एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। गर्मी के महीने में, भयंकर गर्मी में, एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए। 23 अंग्रेज बड़ा मुश्किल से जीवित बचे। उन्हीं में से एक जीवित व्यक्ति था जेड हालवेल, जो कि बताता है कि हमारे साथ सिराजुद्दौला ने क्या क्या किया। कुल मिला के जो भी हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए ब्लैक होल दुर्घटना के बाद सिराजुद्दौला से, और अंग्रेजों ने तय किया कि अब समय आ चुका है जब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया जाए। और इसी के बाद जो है साथियों होता है, ठीक एक वर्ष बाद 20 जून 1757 को, इसी के बाद होता है साथियों 20 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध की अपनी अपनी कहानियां हैं कि कैसे अंग्रेजों ने जो है इनके सैनिकों को, इनके सेनापतियों को खरीद लिया और किस तरीके से युद्ध जीता। वो एक अलग विषय है, वो सब पेपर में नहीं आएगा। कुल मिला के इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि सिराजुद्दौला बड़ी बुरी तरीके से हार गए, जबकि सिराजुद्दौला के पास ज़्यादा बड़ी सेना थी और अंग्रेजों के पास सेना इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रूप से अंग्रेजों के साथ रहा और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सामना हुआ वो हुआ रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध से पहले स्वयं को मारना चाहता था। इसने आत्महत्या का भी प्रयास किया, लेकिन वो बंदूक की गोली कभी चली नहीं, जिसके माध्यम से क्लाइव को एहसास हुआ कि शायद ईश्वर मुझसे कुछ बड़ा कार्य कराना चाहता है। और उसके बाद उसने पूरी ताकत लगा करके युद्ध किया प्लासी का, और प्लासी के युद्ध में थोड़ी ताकत, थोड़ी रणनीति के माध्यम से सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। तब सिराजुद्दौला पराजित हो गए तो उनके स्थान पर एक अयोग्य व्यक्ति को, एक चाटुकार व्यक्ति को, जिसने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, उसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया गया। मीर जाफर गद्दी पर आ गए। 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर गद्दी पे बैठे। लेकिन मीर जाफर तो एक अयोग्य व्यक्ति थे और इनके समय में अंग्रेजों ने लूट मचा दी, सारा का सारा पैसा लूट लिया। इन पर बड़े बड़े युद्ध जुर्माने लगाए गए कि तुमने हमारे साथ युद्ध क्यों किया। तो इन्होंने सारा कुछ जुर्माना अंग्रेजों को दिया। स्थिति ये आ गई कि खजाना खाली होने लगा फिर से। अब जनता में चारों ओर त्राहिमाम मच गया कि भैया बंगाल तो एकदम गड्ढे में जा रहा है। अब कहने के लिए बंगाल के नवाब गद्दी पर बैठे थे, लेकिन पावर तो अंग्रेजों के हाथ में थी। तो अंग्रेजों को एहसास हुआ कि फिर से हमें किसी योग्य व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहिए, जिससे राज्य का नियंत्रण
फिर से सुचारू ढंग से चलाया जा सके, राज्य को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। तो इनके स्थान पर एक योग्य व्यक्ति जिसका नाम था मीर कासिम, उसको गद्दी पे बिठाया गया। तो मीर कासिम जब गद्दी पे आया तो मीर कासिम ने गद्दी पर आने के बाद कुछ ऐसे काम कर दिए जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। जैसे मीर कासिम ने गद्दी पे आने के बाद जो अपनी राजधानी थी अब तक मुर्शिदाबाद, इस समय तक जो राजधानी चल रही थी वो क्या चल रही थी, मुर्शिदाबाद, इसको चेंज कर दिया। और मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले गया, ये मुंगेर ले गया बिहार में। न केवल राजधानी मुंगेर ले गया बल्कि मुंगेर में इसने बंदूक बनाने का कारखाना भी लगाया, जिससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि ये तो भैया कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो कि इसे नहीं करना चाहिए। और जब इस तरीके से इसने ऐसे कार्य कर दिए तो अंग्रेजों ने तय किया कि इसको भी हटा देना चाहिए। और बाद में अंग्रेजों ने इसको भी बहुत ही अल्प समय, यानी इसका जो समय रहा है वो रहा है केवल 1760 से 1763, इसको भी उन्होंने गद्दी से हटा दिया। मीर कासिम भी गद्दी से हट गए। जब मीर कासिम गद्दी से हट गए तो मीर कासिम थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मीर कासिम ने तय किया कि वो अपने अपमान का बदला लेंगे और फिर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें बंगाल का नवाब और अवध का नवाब एक साइड हो गए, इसके साथ साथ मुगल बादशाह भी इसमें शामिल हो गए। तो 3 पक्ष इसमें हो गए, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, और स्वयं मीर कासिम। तो एक तरफ ये तीनों, एक तरफ अंग्रेज, और फाइनली जो युद्ध हुआ साथियों उसे हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो इसके बाद जो युद्ध हुआ है, प्लासी के बाद जो बड़ा युद्ध हुआ है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो यही है मीर कासिम, मीर कासिम के साथ है अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इनके साथ हैं शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल सम्राट थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों एक तरफ, मीर कासिम को तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये हैं अवध के नवाब, ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और शाह आलम है उस समय पे मुगल सम्राट, ठीक है। तो ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ युद्ध हुआ। और इस बार अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। याद रखना, यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति आया वो था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो एक तरफ, और हाँ बेटा शिखर नीचे है, जाओ तुम, है ढूंढो ढूंढो, जाओ 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 जल्दी जाओ, नीचे मिलेगा गो। हाँ, तो एक तरफ हेक्टर मुनरो अकेला और एक तरफ ये तीनों, और इस युद्ध में भी आश्चर्यजनक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई और ये बुरी तरीके से हार गए। मीर कासिम तो पहले ही गए, साथ में साथ शुजाउद्दौला और शाह आलम भी मारे गए बेचारे, इनसे भी इनकी दीवानी जो है छीन ली गई, इनके क्षेत्र छीन लिए गए। और अंत में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की 2 संधि हुई है कुछ ही समय के अंतराल पर। पहली संधि हुई है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई है 16 अगस्त 1765 को। तो 2 संधियां हुई हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, याद रखना, ठीक है। इलाहाबाद की संधि में बस इतना ही आपको याद रखना है। इलाहाबाद की संधि का मेन क्रक्स ये है कि इलाहाबाद की संधि के बाद से बंगाल पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नेंस लागू कर दी, द्वैध शासन लागू कर दिया, और यहाँ से लूट का दौर स्टार्ट हो गया। इसके बारे में एक इतिहासकार जिनका नाम है पर्सिवल, ठीक है, एक इतिहासकार जिनका नाम है पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने कहा है बेशर्मी और लूट का काल। एक इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने कहा है डाकुओं का राज। 1765 से लेके 1772 तक चला है बंगाल में द्वैध शासन, और इस समय भयंकर लूटमार हुई, सारे के सारे बंगाली धन को लूट लिया गया और बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से बंगाल का चैप्टर यहाँ पर हुआ। अब बंगाल को जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद अंग्रेजों की निगाह गई दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शासन कर रहा था उसका नाम था हैदर अली। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से अंग्रेज अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बम्बई उनके हाथ में आ ही गया, वो हमने पढ़ ही लिया, 1661 में जो है बम्बई उनको मिल गया, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो बम्बई को उन्होंने जीत लिया। तो बम्बई को जीतने के बाद अब वो बंगाल की तरफ बढ़े। बंगाल पर किस तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा किया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, किस तरीके से नवाबों को साइडलाइन किया, वो भी हमने देख लिया। अब बंगाल से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नीचे की तरफ एक साउथ में मैसूर की तरफ कर्नाटका में एक महत्वपूर्ण जो शासक है जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बना हुआ है वो है हैदर अली, और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की क्या कहानी है या कौन कौन से युद्ध हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो मेनली युद्ध हुए हैं इन्हें कहा जाता है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे टू द पॉइंट बातें बता रहा हूं। इन्हें हम लोग कहते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये है आंग्ल कर्नाटक युद्ध। टोटल 3 आंग्ल कर्नाटक, चार आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रत्येक युद्ध में बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला कर्नाटक युद्ध, तो सबसे पहला कर्नाटक युद्ध हुआ है 1767 से 1769 तक। ठीक है, प्रथम कर्नाटक वॉर 1767 से 1759। ठीक है, इसमें क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो अंग्रेजों का है और दूसरा पक्ष मैसूर के शासक का है। तो एक तरफ है इसमें हैदर अली, ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति यहां युद्ध कर रहा है उसका नाम है वेरलस्ट। तो वेरलस्ट और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध को हैदर अली ने जीत लिया। ठीक है, जब यह युद्ध जीत लिया गया तो इन दोनों के बीच संधि हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच संधि हो गई जिसे कहा जाता है मद्रास की संधि। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो संधि हुई है इसे कहा जाता है मद्रास की संधि। तो कर्नाटक युद्ध कब हुए हैं और किस संधि से अंत हुए हैं, जैसे हमने अच्छा इसमें हाँ एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। मैंने गलती से इसको आंग्ल कर्नाटक लिख दिया, ये आंग्ल मैसूर है। ठीक है, ये आंग्ल मैसूर है। बार बार क्योंकि मैसूर कर्नाटका में है तो कर्नाटक मुझे याद आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखना आंग्ल मैसूर है। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, ये आपके सामने है, 1667 से 1669 हैदर अली वर्सेस वेरलस्ट के बीच में। इसमें हैदर अली जीत गए और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ है ये मद्रास की संधि के साथ हुआ है ना। जैसे जब हमने कर्नाटक युद्ध पढ़े थे ना, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए, उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट था, उनका समय और संधि, किस संधि से समाप्त हुआ है। ठीक है, कोई एक्सला शापेल की संधि से समाप्त हुआ है, कोई पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ है। वैसे ही इसमें भी आंग्ल मैसूर युद्ध में भी आपको समय याद रखना है और किस संधि से समाप्त हुआ है, बस इतना ही याद रखना है। और इसमें अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1780 से लेके 1784 तक। 1780 से लेके 1784 तक हुआ है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें 2 पक्ष हैं हमेशा की तरह। बार बार मैं कर्नाटक युद्ध बोल रहा हूं, ये मैसूर है। ठीक है, ये याद रखना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो हो गया है। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, एक्चुअल में मैसूर कर्नाटका में ही है और मैं बार बार इसको कर्नाटक बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। ये है आंग्ल मैसूर युद्ध। मेरे जो पीछे एक लड़का बैठा है वो भी मुझे देख देख के बार बार टोक रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरी ऑडियंस हैं, आप लोग ये बात समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं गलती से कर्नाटक युद्ध बोल दूँ तो आप समझ लेना वो आंग्ल मैसूर युद्ध ही है। ठीक है, तो दूसरा, हालांकि मैं ध्यान रखूंगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 1784 में। हमेशा की तरह इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है इसमें हैदर अली जो मैसूर के शासक हैं, और दूसरा है इसमें अंग्रेजों की तरफ से, और अंग्रेजों की तरफ से जो इसमें व्यक्ति हैं वो है जनरल आयरकूट। तो आयरकूट वर्सेस हैदर अली इसमें भिड़ रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इस युद्ध में, इन युद्धों के अंतर्गत, आंग्ल मैसूर युद्धों के अंतर्गत एक युद्ध हुआ जिसका नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध, जो हुआ है 1782 में। तो आंग्ल मैसूर युद्धों के अंतर्गत एक पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ है, पोर्टो नोवा का युद्ध।
और ये युद्ध हुआ है 1782 में। इसी युद्ध में साथियों क्या हुआ, हैदर अली मारा गया, हैदर अली की मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो हैदर अली की जो मृत्यु है ये आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरा नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत किए गए पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखना, जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर बैठा उनका पुत्र जिसका नाम है टीपू सुल्तान, जिसे हम कहते हैं शेर है मैसूर। और जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक युद्ध के बाद संधि हुई है, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई है उसे कहा जाता है मैंगलोर की संधि, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ है ये मैंगलोर की संधि के साथ हुआ है, याद रखना, मैंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मैंगलोर की संधि के साथ हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हो गई, तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ, जो हुआ है 1790 से 1792। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखो मैं अब ठीक चल रहा है ना, अभी तक मैं कर्नाटक बोल रहा था, अभी धीरे धीरे आ गया। यह है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1790 से 1792। दो पक्ष है, पहला पक्ष अंग्रेजों का है, दूसरा पक्ष टीपू सुल्तान का है। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की ओर से इसमें आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ से आए कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस की सहायता इसमें त्रावणकोर रियासत ने भी की। लेकिन मेन जो युद्ध हुआ वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच ही हुआ, जिसमें कॉर्नवालिस की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, और इस युद्ध का अंत हुआ मैसूर श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। तो तीसरे आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, इस युद्ध में कॉर्नवालिस विजयी रहा, और इस युद्ध का जो अंत हुआ है साथियों किस संधि के साथ हुआ है, तो इस युद्ध का अंत साथियों श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में मूल रूप से अंग्रेज जीते और उन्होंने 3 करोड़ का हर्जाना भी प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1799 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1799 में। 1799 में हुआ है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इस युद्ध में दो पक्ष हैं, पहला है टीपू, ठीक है, और दूसरी तरफ है अंग्रेज। और अंग्रेजों की तरफ से जो इसमें व्यक्ति आया है वो है लॉर्ड वेलेस्ली, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में वेलेस्ली की विजय हुई और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की हो गई मृत्यु। थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में बात कर लें हम लोग, तो टीपू सुल्तान ही वो व्यक्ति है जिसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, यही वो व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, यही वो व्यक्ति है जिसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और टीपू सुल्तान ने ही युद्ध में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, यही वो व्यक्ति है टीपू सुल्तान जिसने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, रॉकेट। उस युद्ध में रॉकेट यूज करने वाला कौन सा सुल्तान था, तो आप बताओगे टीपू सुल्तान, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद इन लोगों का, अंग्रेजों का कर्नाटक के क्षेत्र में भी अधिकार हो गया। इन लोगों ने बम्बई जीत लिया, बम्बई तो हालांकि दहेज में मिल गया, बंगाल जीत लिया, बंगाल के बाद दक्षिण भारत में कर्नाटक जीत लिया। अब एक शक्ति और बाकी थी जो कि थे मराठा। तो अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा
युद्ध। तो धीरे धीरे करके भारत के जितने भी शक्तियां हैं उन पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज, और धीरे धीरे इन सबको काबू कर भी लेंगे। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि इन युद्धों में बस आपको दो चीजें याद रखनी है, समय और इनका अंत किस संधि से हुआ है। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक, सॉरी बार बार देखो कर्नाटक मुझे याद आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। पहला है इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कर्नाटक मेरे दिमाग पे चढ़ गया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1775 से 1782 के बीच, 1775 से 1782 के बीच हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध। और इस युद्ध में दो पक्ष हैं, एक तरफ तो अंग्रेज ही हैं और दूसरी तरफ है रघुनाथ राव जो कि मराठा है। और इस युद्ध में जो संधि हुई है वो है सालबाई की संधि, जो आपको याद रखनी है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। इस युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हो गया, सालबाई की संधि जो कि हुई है 1782 में। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ है 1803 से 1805, सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है 1803 से 1805 के बीच में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी आपको याद रखना है कि किस संधि के साथ ये समाप्त हो गया। तो इसमें जो संधि हुई है 1802 में वो हुई है बसीन की संधि, बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस युद्ध का अंत जो है किस संधि से हुआ है, इस युद्ध का अंत बसीन की संधि से हुआ है 1802 में, ठीक है। ये याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि बहुत गहराई से, ठीक है। और लास्ट में आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है साथियों 1817 से 1818, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1813 से 1818। इस युद्ध में भी दो पक्ष हैं, अंग्रेज और मराठा, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में मेनली दो पक्ष हैं जिनमें मराठाओं की तरफ से हैं बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स गलत लग गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इस युद्ध में हेस्टिंग की विजय हुई, इस युद्ध में हेस्टिंग्स जीत गए और ये पराजित हुए। और इसी युद्ध के अंतर्गत, इसी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध हुआ है जो इस समय बहुत चर्चा में है और लोग उसका अक्सर करके जो है गुणगान करते हैं, खासकर जो दलित अम्बेडकरवादी लोग हैं वो उसका बहुत गुणगान करते हैं, ठीक है। और उस युद्ध का नाम है साथियों भीमा कोरेगांव का युद्ध। इसी युद्ध के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ही एक युद्ध हुआ जिसका नाम है भीमा कोरेगांव का युद्ध, भीमा कोरेगांव का युद्ध। वैसे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है इतना इतिहास में, लेकिन चूंकि अभी चर्चा में है, लोग इसका बहुत गुणगान करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इस वजह से ये पेपर में थोड़ा सा आपसे पूछे जाने के इसके चांस है। कब हुआ है? ये हुआ है 1 जनवरी 1818 को, ठीक है। हाँ, और इस युद्ध में क्या था, जो दलित लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था पेशवाओं के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर जो है अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि हम 500 महार थे, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि हम 500 महार थे। महाराष्ट्र की दलित जाति थी और हमने 18,000 जो पेशवा थे उनको हरा दिया। लेकिन सच्चाई ये है इसमें कि केवल महार लोग इस युद्ध में नहीं थे, महारों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज भी इसमें शामिल थे। और कुल मिला के जो भी रहा वो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, और ये युद्ध भी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत ही आता है,
ठीक है। इस युद्ध में हारने के बाद जो मराठा पेशवा थे उनकी पेंशन बांध दी गई और उन्हें महाराष्ट्र से निष्कासित करके कानपुर में भेज दिया गया, ठीक है, और उनका भी पावर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और फाइनली मराठा क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरीके से अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया, ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत को जीत लिया, उन्होंने दक्षिण भारत को जीत लिया, उन्होंने मध्य भारत को जीत लिया, उन्होंने पश्चिम भारत को जीत लिया, उन्होंने पूर्वी भारत को भी जीत लिया। यानी उनका अधिकार लगभग पूरे भारत पर हो गया। और इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी पावर इंक्रीज करी। और ये था जो हमारे पैट के सिलेबस में दिया हुआ था कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय, अंग्रेजों का अभ्युदय, अंग्रेजों की शक्ति किस प्रकार से बढ़ी, वो हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर के नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या कोई आपका डाउट हो, कोई सवाल हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, उसको भी एक क्लास में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।